गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो कर रहे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो रुधिर को अपन ने दो भागों में बांटा था। रुधिर एक तो प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा के बाद में रक्त कोशिका वाला पोर्शन हमारा चल रहा है। तो रक्त कोशिका में जो आरबीसी जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड जो कोशिका है वो है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं या इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो ल्यूको जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? वाइट के लिए, कलरलेस। इसका मतलब ही क्या है? कलरलेस। और साइट शब्द किसके लिए आता है? सेल के लिए। तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, अर्थात ये कलरलेस कोशिकाएं होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। पहली बात। उसके बाद में अगर बात करते हैं इसकी दूसरी बात, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं इनमें पिगमेंट वर्णक जो है, जैसे अगर आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण वो क्या होती है? लाल होती है। यहाँ पर कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। कलरलेस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें वर्णक नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाया जाता है। अर्थात इसमें कोई भी वर्णक जो है नहीं पाया जाता है। इसी कारण ये क्या होती है? कलरलेस होती है, वाइट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो नंबर जो है, साइज अगर बात करें इसकी, साइज जो है जो आरबीसी की जो साइज थी उससे ज़्यादा इसकी साइज होती है। तो इसकी साइज लगभग 8 से लेकर 20 म्यूएम तक हो सकती है। कितनी होगी इसकी साइज? 8 से लेकर 20 म्यूएम। अर्थात इसकी साइज जो है, जो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स जो है अलग अलग टाइप्स के, उनकी साइज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। आगे अपन देखेंगे डब्ल्यूबीसी के प्रकार। अगर इनकी संख्या की बात करते हैं तो ये संख्या जो होती है वो किससे कम होगी? यहाँ पर ये आरबीसी से कम होती है। क्या होगी यहाँ पर? इसकी संख्या आरबीसी से कम पाई जाती है। और कम नहीं, बहुत कम होती है। तो लगभग कितनी होती है ये संख्या? लगभग 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, ये इसकी संख्या होती है। जबकि वहाँ पर कितनी थी? लगभग 4.5 से लेकर 5 मिलियन, जबकि यहाँ पर कितनी है? लगभग 10,000। तो एवरेज जो माना जाता है इसको, ये आती है लगभग 7,000 प्रति मीटर क्यूबिक मिलीमीटर होगी वो संख्या। तो अगर अपन अनुपात में अगर बात करते हैं तो आरबीसी जो है, आरबीसी की संख्या अनुपात डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करते हैं तो इनका जो अनुपात होगा लगभग ये कितनी ज़्यादा होगी? 600 गुना ज़्यादा होगी। किससे? डब्ल्यूबीसी से। आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है किसकी तुलना में? डब्ल्यूबीसी की तुलना में। कि डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होगी? बहुत कम होती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो ये है, अगर शेप, तो ये होता है गोलाकार या अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकार, इरेगुलर, तो या तो ये गोलाकार होगी या ये अनियमित आकार की भी हो सकती है। कौन? डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है डब्ल्यूबीसी के बारे में वो है यहाँ पर इसका जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल कितना था? 120 दिन। और इसका जो जीवन काल जो होगा, इसका जीवन काल लगभग वो होगा लगभग 3 से 4 दिन का। कितना होगा?
3 से 4 दिन का एवरेज जीवन काल होता है इसका। और ये जो होता है आरबीसी जो थी वो क्या थी, केंद्रक विहीन संरचना थी। परिपक्व अवस्था में आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि जो इसके अंदर ये केंद्रक युक्त संरचना होगी, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और ये केंद्रक जो है ये भी क्या होता है, अपना आकार अलग अलग पाया जाता है। केंद्रक का आकार क्या होता है, अलग अलग होगा। यहाँ पर अलग को जो कोशिकाओं के जो प्रकार होगा उसमें तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, अर्थात ये इनमें वर्णक नहीं पाए जाते और वर्णक नहीं होने के कारण ये कैसी होंगी, श्वेत होंगी। साइज की बात करते हैं तो इसकी साइज आरबीसी से ज़्यादा होगी, अर्थात इसकी साइज जो है 8 से 20 म्यूएम होती है। संख्या की बात करते हैं तो संख्या आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है, अर्थात इसकी संख्या 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होगी। और उसके बाद में इसका आकार जो है वो कैसा होगा, गोलाकार होगा, यह अनियमित आकार की पाई जाएगी। इसका जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन का होगा। इसमें केंद्रक जो है वो क्या होगा, पाया जाता है। जबकि आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद में इसकी जहाँ पर इसका निर्माण होगा, निर्माण स्थल, निर्माण स्थल की बात करते हैं तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में होता नहीं होता, तो इसका निर्माण कहाँ होगा, या तो लाल अस्थि मज्जा में, या स्प्लेन में भी इसका निर्माण हो सकता है, पिलिया में, या इसका निर्माण जो है लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फ नोड जो है इसका निर्माण हो सकता है किसमें, जो डब्ल्यूबीसी जो है उस डब्ल्यूबीसी का निर्माण या तो रेड बोन मेरो में हो सकता है, स्प्लेन में हो सकता है, और लिम्फ नोड जो होते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका भाग है ये, तो उसमें भी इनका निर्माण हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी डब्ल्यूबीसी है, तो ये इनकी क्या होगी, साइट होगी। अगर निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो निर्माण की प्रक्रिया जो होगी यहाँ पर उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ल्यूकोपोएसिस। जो निर्माण की प्रक्रिया डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोएसिस क्या कहा जाता है, ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है। जबकि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहा जाता है, ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है। यहाँ पर अपन ने वहाँ पे बात की थी आरबीसी काउंट, टोटल आरबीसी जो थी उसको हम क्या कहेंगे, आरबीसी काउंट। और यहाँ पर जो इसकी संख्या जो होगी, टोटल संख्या, उसको क्या कहेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो इसकी टोटल संख्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, टीएलसी। तो जो टीएलसी जो है, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है। अब ये निर्माण की प्रक्रिया और ये संख्या जो है कम ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है। आरबीसी में भी संख्या एक तो नॉर्मल अवस्था में भी बढ़ती है और एबनॉर्मल अवस्था में बढ़ती है। यहाँ पर ये संख्या जो है अगर इंक्रीज होती है, अगर इसकी संख्या की बात करता हूँ तो संख्या अगर इंक्रीज होती है, किस कौन सी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है अगर ये इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होगा इन्फेक्शन, अगर हमारी बॉडी में कोई संक्रमण हो जाता है उस संक्रमण की अवस्था में, संक्रमण
की अवस्था में, क्योंकि ये WBC क्या काम करेगी, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का काम करेगी, नहीं करेगी। अब मेरी बॉडी को कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो किसी बाहरी पदार्थ जो है उसने क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया, तो उसको मारने के लिए, उससे सुरक्षा करने के लिए ये क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ती है। तो हमारी बॉडी के अंदर या कोई संक्रमण होता है, उस अवस्था में ये क्या हो जाता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, और संक्रमण की अवस्था में क्या हो जाएगी, संख्या इंक्रीज हो जाएगी। तो टोटल WBC जो है, अगर इनकी संख्या को बढ़ना जो है वो क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाएगा। संख्या जो बढ़ेगी उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। तो WBC की संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। WBC निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है। उसके बाद में TLC जो है, अर्थात टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इस कम होने की अवस्था को क्या कहा जाता है, ल्यूकोपेनिया। क्या कहा जाता है, ल्यूकोपेनिया। तो ये 3 टर्म हो गई, एक ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस का मतलब निर्माण की प्रक्रिया, ये तो क्या है, निर्माण की प्रक्रिया है या नहीं है, निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है। और दूसरी टर्म जो है ल्यूकोसाइटोसिस, अर्थात इनकी संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है, और इनकी संख्या का घटना क्या कहलाता है, ल्यूकोपेनिया कहलाता है। तो टोटल WBC का कम होना, टोटल WBC का बढ़ना, WBC का निर्माण। WBC का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में, स्प्लेन में, या लिम्फ नोड जो होते हैं उनमें इनका निर्माण हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, यहाँ पर जो है, जो निर्माण हो गया इसका, निर्माण के बाद में संक्रमण की अवस्था ल्यूकोपेनिया, और एक होता है, एक टर्म और है जिसको कहा जाता है डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस, या इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका पारण। कोशिका पारण अर्थात ये जो है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका में आर पार आ जा सकते हैं। ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका आ जा सकते हैं, अर्थात ये अपन दूसरी तरीके से बोले, जो रक्त कैपिलरीज जो होती है, रक्त वाहिनियाँ जो होती है, उन रक्त वाहिनियों से निकलकर ये कोशिकाओं के अंदर आ जा सकते हैं। उसी क्षमता को, उसी कैपेसिटी को क्या कहा जाता है, डाइपेडियसिस कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोशिका झिल्ली जो होती है क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और उसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये क्या होता है कि रक्त कोशिकाएं जो है उनसे निकल के कहाँ चले जाते हैं, ऊतक कोशिकाओं में चले जाते हैं, और वापस ये कहाँ आ जाते हैं, रक्त वाहिनियों में आ जाते हैं। इसी क्षमता को इनको क्या कहा जाता है, कोशिका पारण या डाइपेडियसिस कहा जाता है। तो ये 4 टर्म हो गए WBC इंपॉर्टेंट। एक तो ल्यूकोपोएसिस, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ल्यूकोपोएसिस कहलाती है। उसके बाद में ल्यूकोसाइट का बढ़ना क्या कहलाता है, साइटोसिस। ल्यूकोसाइट, जहाँ भी WBC की बात होगी तो ल्यूको वर्ड किसको बताता है, WBC को बताता है, अर्थात ल्यूको वर्ड जो आता है वो किसके लिए आएगा, वाइटनेस के लिए। अगर कहीं और दूसरी जगह भी किसी और के साथ भी ल्यूको वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर अब याद हो तो एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, वे लवक जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, अर्थात रंगहीन लवक जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, जो भोजन का संचय करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, इसमें ल्यूको वर्ड आ रहा है, ल्यूकोपोएसिस। पोएसिस का मतलब होता है निर्माण, ल्यूको का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाइट। तो वाइट ब्लड कॉर्पेसल्स के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ल्यूकोपोएसिस कहलाती है। उसके बाद में साइटोसिस का मतलब होता है बढ़, यहाँ पर ल्यूकोसाइट
ल्यूकोसाइटोसिस, संख्या का बढ़ना संक्रमण की अवस्था में, पेनिया का मतलब होता है कम होना, तो ल्यूकोपेनिया अर्थात WBC का कम होना क्या कहलाता है, ल्यूकोपेनिया कहलाता है। उसके बाद में आता है डाइपेडियसिस, कोशिका पारण अर्थात रक्त केशिकाएं जो हैं इनसे निकलकर WBC जो है रक्त कोशिका वो ऊतक या शरीर की कोशिकाओं में आ जा सकती हैं। इसी कैपेसिटी को, इसी क्षमता को क्या कहा जाता है, डाइपेडियसिस कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद में आता है WBC के प्रकार। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर WBC जो है उसके प्रकार, तो WBC जो है किसके आधार पर, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक होती है WBC की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर WBC कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट अर्थात कणिका में और कणिका में रहित अर्थात कणिकाओं से युक्त और कणिकाओं से विहीन अर्थात कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर इसको कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक कणिका जिसमें कणिकाएं पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, कणिका में श्वेताणु, और कणिका ये तो हो जाएगा कणिका में, और दूसरी हो जाएगा कणिका रहित, कणिका रहित या कणिका विहीन लिख सकते हैं अपन, कणिका विहीन। तो इनमें कणिकाएं पाई जाती है और इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है। इसके आधार पर ये WBC कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, अर्थात इनका जो कोशिका द्रव जो होगा उसमें कणिकाएं पाई जाएगी, इनके कोशिका द्रव में कणिकाएं नहीं पाई जाती है, क्लियर कोशिका द्रव होगा। उसके बाद में ग्रेन्युलोसाइट जो होती है इनको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, इनको डाई किया जाता है, रंगा जाता है। तो उस रंगने के आधार पर, स्टेन के आधार पर ये ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। अगर मान लो किसी डाई जो होते हैं एसिडिक है तो एसिडोफिलिक हो जाएगा, एसिडोफिलस हो जाएगी, और एसिडोफिलस जो होती है वो होती है इओसिनोफिल। अगर यहाँ पर बात करते हैं अपन एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, दूसरी होती है वेसोफिल्स, वेसोफिल्स, और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। ये तीन प्रकार की किसके आधार पर बांट दिया, तीन प्रकार जो है ये बांट दिया स्टेन होने के आधार पर। अर्थात एक WBC जो है वो तो किसके द्वारा, एसिडिक डाई जो है उसके द्वारा स्टेन होगा, और एसिडिक डाई जो होती है ये कौन इसको, इसका दूसरा नाम भी इओसिनोफिल है, इसका दूसरा नाम जो है वो कौन सा है, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। ये जो है क्योंकि एसिडोफिलिक जो है ये किसके द्वारा, एसिडिक स्टेन के द्वारा क्या होती है, एसिडिक स्टेन द्वारा क्या होगी, अभिरंजित होती है, अभिरंजित होती है। और ये जो है बेसोफिल किसके द्वारा, बेसिक स्टेन द्वारा अभिरंजित होती ये स्टेन होती है, इसे लिख लो ना यहाँ पे, जो एसिडिक जो है एसिडिक स्टेन द्वारा क्या होगी, स्टेन होती है। और ये कौन सी बेसिक द्वारा,
तो ये तो कौन सी डाई के द्वारा, एसिडिक जो डाई होगी उसके द्वारा स्टेन होगी, ये बेसिक द्वारा। और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये एसिडिक और बेसिक जो स्टेन होती है उन दोनों के द्वारा स्टेन हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल कहा जाता है। उदासीन ये सुनो, तो ये हो जाएगी ये एसिडिक तथा बेसिक स्टेन द्वारा स्टेन होती हैं या अभिरंजित होती हैं। तो एसिडिक डाई जो होती है, मोस्ट कॉमन एसिडिक डाई जो होती है वो तो होती है इओसिन। क्या होगी, इओसिन। और बेसिक डाई जो होती है वो होती है मिथाइल ब्लू। मिथाइल ब्लू जो होती है ये क्या होती है, बेसिक डाई होती है। तो इनको इओसिन डाई से अभिरंजित होते हैं ये, और ये कौन सी डाई से, मिथाइल ब्लू जो है उससे अभिरंजित होते हैं। ये एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से अभिरंजित हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल्स। ये किसके द्वारा हो रही है, बेसिक तो बेसोफिल, और ये किसके द्वारा, एसिडोफिल। तो इसी को क्या कहा जाता है, एसिडोफिल्स कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद में जो ग्रेनुलोसाइड जो होती है ये भी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसाइट्स और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होगी। एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। ये डिपेंड करता है कि इनका परिपक्वन जो होता है, इनका लिम्फो क्योंकि जो ये उत्पन्न होते हैं लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट जो है यही हमारे शरीर में किसका काम करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। ये मोनोसाइट जो है ये क्या करेंगे, फेगोसाइटिक नेचर का, अर्थात ये भक्षणकारी नेचर की होती है। ये कौन सी प्रकृति की होती है, भक्षणकारी होती है। और लिम्फोसाइट ये प्रतिरक्षा तंत्र, अर्थात ये क्या उत्पन्न करती है, एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, अर्थात इनका जो निर्माण जो होगा, उद्भव जो होगा वो तो कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा, रेड बोन मैरो में होगा। परंतु जैसे ही जो रेड बोन मैरो से निकलकर ये 2 जगह इनका परिपक्वन होता है, एक होता है थाइमस ग्रंथि में और एक होता है बोन मैरो के अंदर। तो थाइमस ग्रंथि के अंदर जिन कोशिकाओं का परिपक्वन होता है उनको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है, और रेड बोन मैरो के अंदर जिनका परिपक्वन होता है उसको क्या कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और यही हमारे शरीर में क्या करती है, प्रतिरक्षा। एक न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये भी भक्षणकारी प्रकृति की होती हैं, भक्षणकारी प्रकृति, ये भक्षणकारी होती है। तो ये क्या करती है, डायरेक्ट ही किसी भी इन्फेक्टेड वो होती है, इन्फेक्टेड सेल या जो संक्रमण जिसका कारण, जैसे मान लो कोई जीवाणु है या किसी और के कारण संक्रमण होते हैं, उनका क्या कर देती है, ये भक्षण करती है डायरेक्ट। कौन, मोनोसाइट जो है कोशिकाओं और ऊतकों में जाकर और आकार बढ़ा लेती है, अपना आकार और बढ़ जाता है, इसलिए उनको वहाँ पर ऊतकों में इन्हीं को क्या कहा जाता है, बृहद भक्षकाणु कहा जाता है। किनको, मोनोसाइट को। और इनके बारे में अपन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।